Hello everyone, welcome to our interview series Life After ESC. I am JS Gill, ex-scientific officer BRC. From past 8 years, I am guiding ESC and GATE aspirants. इस इंटरव्यू सीरीज में हम लोग उन लोगों को आपसे रूबरू कराते हैं जिन लोगों ने ESC क्वालिफाई किया हुआ है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में पोस्टेड हैं। अगर मैं ESC का बात करूं, ESC इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी एनुअली, जिसका 2 स्टेज होता है, रिटर्न और इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स दोनों स्टेजेस को क्वालिफाई करते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में पोस्टिंग मिलता है। अगर मैं इन मिनिस्ट्रीज की बात करूं, दे आर समथिंग लाइक दिस: सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन नवल ऑर्नामेंट सर्विस, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, असिस्टेंट नवल स्टोर ऑफिसर इन इंडियन नेवी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। सो आज इस इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं जिन्होंने हिंदी के लैंग्वेज के बैरियर को और पुअर्टी दोनों को बीट करते हुए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। आज हमारे साथ हैं शिवम मिश्रा जी। शिवम जी, वेलकम टू अवर इंटरव्यू सीरीज लाइफ आफ्टर ESC। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। मेरी ESC 2018 में ऑल इंडिया रैंक 114 थी। मैंने अपनी स्कूलिंग गांव के ही एक स्कूल से हिंदी मीडियम से की है और मैंने अपना बीटेक श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। शिवम जी, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन फॉर क्रैकिंग ESC? सर, बचपन से ही मेरा इंस्पिरेशन मेरे पापा ही रहे हैं। जैसा कि मैं बचपन में देखता था कि मेरे पापा काफी मेहनत करते थे, काफी लगन थी उनके अंदर, संघर्ष काफी रहता था बचपन में। जब मैं देखता था तो 2-2 शिफ्ट में जॉब करना और बाकी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना, कोई भी मुश्किल घड़ी आती थी हमेशा डट कर सामना करते थे। ये सब चीजें देखकर मुझे भी काफी मोटिवेशन, काफी इंस्पिरेशन मिलता था कि मुझे भी कुछ अच्छा ही करना है। इतने संघर्षों के बाद वो मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। और उसी वक्त का एक मुझे वाकया भी याद है। मेरे पापा मुझे अपने ऑफिस लेकर जाते हैं और उस वक्त वो जिलाधिकारी के घर पर ही तैनात थे। वहां पर मेरी बात जिलाधिकारी से होती है, मुझे पास बुलाकर वो मेरे बारे में पूछते हैं, मेरा नाम पूछते हैं और कई सारी बातें करते हैं। मुझे उनका स्वभाव काफी अच्छा लगता है और यह देखकर मुझे उनके बारे में जानने की इच्छा जागृत होती है। मैं अपने पापा से पूछता हूँ उनके बारे में। पापा मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक IAS ऑफिसर हैं, उनके एरिया ऑफ फील्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि मैं कैसे बन सकता हूँ ऐसे ऑफिसर। वो मुझे बताते हैं कि आप भी इसी तरह मेहनत करके और डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप भी ऑफिसर बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं उसी जगह से ही ऑफिसर बनने का बीज पड़ चुका था और वहीं से इंस्पिरेशन मुझे मिल रही थी। हमेशा वही वाकया याद आता था जब भी मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती थी। ग्रेट शिवम, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, देन जब आप इंजीनियरिंग में आए तो आपको बहुत सारा दिक्कत हुआ और आपने चैलेंजेस का सामना किया और उन चैलेंजेस को बीट करते हुए आपने ESC क्वालिफाई भी किया और अभी आप वर्किंग हैं। सो कैन यू टेल अस कि हाउ डिड यू ओवरकम द डिफिकल्टी फेस्ड बिकॉज ऑफ हिंदी मीडियम स्कूलिंग टिल स्टैंडर्ड 12? सर, मैंने 12th क्लास तक तो पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी और क्योंकि सारे सब्जेक्ट हिंदी मीडियम थे, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना होता था 12th तक। उसके बाद जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कुछ दिन और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था जब मैंने पढ़ाई वहां शुरू की, क्योंकि सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही थी और इस वजह से क्या होता था कि जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते थे मैं उसमें पास नहीं हो पाता था और समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे मैं पास हूँ, क्या करूँ, किस तरह से पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं उतना फैमिलियर नहीं था हिंदी इंग्लिश से। तो उस वक्त फिर मैंने क्या किया कि मेरे फ्रेंड ने सजेशन दिया कि इंग्लिश को आप बार बार पढ़ना शुरू करो, उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ो। तो मैं नोट्स को बार बार पढ़ने लगा। उनके टेक्निकल वर्ड्स जो जॉर्गन्स होते थे उनको मैं बार बार पढ़ता था, याद करता था, उनकी मीनिंग अच्छे से समझता था
और जो भी वर्ड्स मुझे नहीं समझ आते थे मैं उसके लिए डिक्शनरी प्रेफर करता था। तो मैं डिक्शनरी से भी कुछ वर्ड्स देखता था और जो मुझे नए नए वर्ड्स मिलते थे उनको मैं एक कॉपी में नोट डाउन कर लेता था और उनको भी रिवाइज करता रहता था और अपनी डेली लाइफ में यूज करता था। तो इस तरह से मैंने अपना सारा फोकस इंग्लिश पे लगा दिया था और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे उनके जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उन पे लगा दिया था उनको समझने के लिए, जिससे धीरे धीरे मुझे सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगी और इस तरह से मैंने इंग्लिश को वहां पे कवर किया और इसका प्रतिफल था कि अगले ही साल से मेरा नाम मेरिटोरियस लिस्ट में आने लगा था। तो शिवम ने जो हमें बताया वो जो टेक्निक है हर वो एस्पिरेंट्स यूज कर सकता है जो हिंदी के बैकग्राउंड से है, जिसको लगता है कि इंग्लिश एक बैरियर है। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम, कैन यू प्लीज शेयर योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विद लर्नर्स? जी सर, तो अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो किसी भी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। लाइक पहला हो गया आपके नोट्स, दूसरा हो गया आप कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और तीसरा हो गया रिवीजन। तो अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो आप 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हो, या तो आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या तो आप नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आपको प्रॉपर क्लास करनी चाहिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ नोट्स बनाने हैं, प्रॉपरली नोट्स को वहीं पर क्लास में बनाकर खत्म करना है और उनको क्लास के बाद वापस घर पर आकर डेली रिवाइज करना है। और अगर आप नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो तो फिर आप अगर नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो आप, तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो इस तरह से आप नोट्स को पहले प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी तो मैंने तो क्लास से ही सारे नोट्स अपने कवर कर लिए थे और मैं वापस आकर उन्हें डेली रिवाइज करता था। नोट्स के बाद अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता था कि मुझे जो जो एग्जाम पे मेरा फोकस था, मैं उसी एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। लाइक गेट, आईएएस और इसरो, इन तीनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था क्योंकि ये तीनों सिमिलर टाइप के भी होते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इनको सॉल्व करता था और इस तरह से मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती थी। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल गए आपको, तो क्या करना है कि उन क्वेश्चन नंबर्स को और क्वेश्चंस को अलग से नोट डाउन कर लेना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये टेक्निक, ये अलग कॉन्सेप्ट लगा था, तो आप अलग से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं जो फिर हमें नोट्स में नहीं होते हैं, हमारे प्रीवियस नोट्स में नहीं होते हैं, तो हम उनको ऐड करके अपने नोट्स को और प्रॉपर और अच्छा बना सकते हैं। तो मैं यही करता था कि जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते थे उनके क्वेश्चन नंबर अलग से नोट्स में लिख लेता था और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते थे उनको भी अपने नोट्स में ऐड कर लेता था, जो भी न्यू कॉन्सेप्ट मिलते थे क्वेश्चन से। तो ये बात रही कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस की। इसके बाद अगर बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए मैं 3 मेथड अपनाता था। तीनों में से मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अलग अलग मेथड फॉलो किए। जैसे पहले मेथड की बात करूं तो शॉर्ट नोट्स बनाना। जब भी मैं नोट्स पढ़ता था उसमें जो भी चीजें लगती थी मुझे कि ये समझ नहीं आ रही, इनको बार बार पढ़ना पड़ता है, मैं भूल जाता हूँ, मैं उनको नोट डाउन कर लिया करता था। और उसके बाद अगर कोई की पॉइंट्स है कि कोई डेरिवेशन है, तो पूरा डेरिवेशन लिखना शॉर्ट नोट्स में तो एक अच्छी राय नहीं है। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं कि जो पूरे डेरिवेशन का एक की पॉइंट होगा आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा पूरा डेरिवेशन याद रहे। इसके बाद बात करूं फॉर्मूले की, तो हमें फॉर्मूले भी कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार हम लोग भूल जाते हैं, बड़े फॉर्मूले होते हैं, तो उनको भी आप शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। इससे भी आप इजिली रिविजन कर सकते हैं। फॉर्मूले की बात अगर बात करूं तो जो हमें कॉन्सेप्ट मिलते हैं क्वेश्चन से, कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं तो उनको भी हम लोग शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। तो ये पहला मेथड हुआ। अगर सेकंड मेथड की बात करें तो वो है हाईलाइट करना नोट्स में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो मैं क्या करता था, जब मैं अपने नोट्स से पढ़ता था तो उसी में जो भी चीजें मुझे समझ नहीं आती थी या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते थे मैं वहीं पे हाईलाइट कर लेता था, उनके फॉर्मूलाज को भी वहीं पे हाईलाइट कर लेता था, जिससे मेरा अलग से नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम नहीं लगता था। मेरा टाइम बच जाता था उस टाइम पर और मैं उस वक्त मैं उसी से रिवाइज कर लेता था। तो हाईलाइट करके नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाना भी एक अच्छा तरीका है रिवीजन के लिए। और थर्ड मेथड है रिवीजन के लिए
एक अलग कॉपी में जो आपके नोट्स हैं उनकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को मेंशन करना। जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे कि नोट्स को बंद करके मन में सोचकर पढ़ते थे, तो अगर आप नोट्स खोलकर पढ़ रहे होगे तो आप उस तरह से अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता था कि अपने हेडिंग्स नोट डाउन कर लिया करता था और हेडिंग पढ़ के मन में सोचता था कि इस हेडिंग के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, इस सब हेडिंग के अंदर मैंने क्या पढ़ा था। इस तरह से मैं चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करता था। जब भी मुझे कोई हेडिंग समझ नहीं आती थी, मैं तुरंत नोट्स अपने खोल के तुरंत उसको वापस से रिवाइज कर लिया करता था। तो इस तरह से मैं हेडिंग बना के भी अपने शॉर्ट नोट्स को बनाता था। तो ये तीनों मेथड रिवीजन के थे। इसके अलावा बात करूं नोट्स, क्वेश्चंस और रिवीजन के अलावा, तो मैंने कुछ ग्रुप्स बना लिए थे सब्जेक्ट के। लाइक जो सेम नेचर के सब्जेक्ट हैं, थर्मल पोर्शन, प्रोडक्शन पोर्शन और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, तो इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। जब भी मैं रिवीजन करता था उस वक्त मैं सेम नेचर के सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करता था। जैसे पहले उनके मैकेनिक्स को, फिर उनके एप्लीकेशंस को। तो इस तरह से क्या था कि मैं दो सब्जेक्ट को आपस में कोरिलेट कर पाता था उनके क्वेश्चंस को। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता था कि मैं पहले थर्मल पोर्शन खत्म कर लिया, उसके बाद प्रोडक्शन खत्म कर लिया और उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स को खत्म कर लिया। तो इससे इजीली मुझे सारी चीजें समझ में आती थी। तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की अपनी। शिवम से बातचीत में शिवम ने जो हमें स्ट्रेटजी बताया वो हमने अपने लर्नर्स के लिए पॉइंट वाइज स्लाइड में समराइज कर दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट जो शिवम ने हमें बताया है आप देख सकते हैं। शिवम जी, अगर बात करें तो बहुत सारा ऐसा एस्पिरेंट्स है जो गेट और ईएससी की साइमल्टेनियसली तैयारी करता है। तो अगर आप हमें बता सकें कि गेट और ईएससी की जो प्रिपरेशन आपने साइमल्टेनियस की थी उसको कैसे मैनेज किया था आपने? सर अगर मैं बात करूं गेट और आईएएस की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करना, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है बट थोड़ा इजी भी रहता है, क्योंकि इसमें कुछ सिमिलरिटी भी है दोनों एग्जाम्स में और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो इस दोनों ही एग्जाम में ईएससी के प्रीलिम्स और गेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे ही फोकस करना होता है स्टार्टिंग में। और इसके अलावा अगर बात करूं तो टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेबस भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। तो इस वजह से ये दो सिमिलरिटी होती है जिसकी वजह से हम आसानी से गेट और ईएससी की तैयारी कर सकते हैं। बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लाइक ईएससी में आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते हो प्रीलिम्स में, लेकिन गेट में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है और वो भी ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है। तो उसके लिए भी आपको गेट के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन जब आप ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आप बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हो। तो मैं भी ऐसे ही करता था। जब भी ईएससी के क्वेश्चंस लगाता था तो उनको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करता था, और जब भी गेट के सॉल्व करता था तो मैंने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी थी और उसी एप्लीकेशन के थ्रू कैलकुलेटर यूज करके मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। इसके बाद बात करूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो जैसे गेट में देखें तो फिर गेट में मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जबकि ईएससी में ज्यादातर थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको, अगर आप ईएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और अगर आप गेट के लिए कर रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता था, मेरा जब ईएससी का एग्जाम होने वाला था उसके एक महीने तक पहले तक मैंने सारे मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही करता था। मेनली फोकस में ईएससी पे ही रहता था। और उसके बाद जब ईएससी और गेट के बीच में जो गैप होता था उसमें मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करता था। इसके बाद अगर बात करूं तो स्टेजेस की, तो डिफरेंस में तो आईएएस में 3 स्टेज होती हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू, लेकिन गेट में आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो आपको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के साथ साथ सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना होता है। तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर टाइम निकालना होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस वजह से आपको क्या है कि उनको अच्छे से सॉल्व करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, और उससे हम कैसे कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं गेट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, ये भी ध्यान में रखना होता है। और कैलकुलेटर अलाउड होता है मेंस में, तो आप उसमें कैलसी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम गेट और ईएससी को कंपेयर करके उनकी तैयारी साथ में कर सकते हैं। तो शिवम ने जो हमें गेट और ईएससी का पहली तैयारी करने का जो हमें स्ट्रैटेजी बताया है, ये हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारा एस्पिरेंट गेट और ईएससी के लिए पहले तैयारी करता है। Coming to next question, Shivam, what kind of training does an assistant executive engineer at Border Road organization goes through?
क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस से रिलेटेड है, इस वजह से हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल फिटनेस को भी मेंटेन रखना पड़ता था। तो ट्रेनिंग में हमें स्टार्टिंग में फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक्सरसाइज कराई जाती थी, रनिंग कराई जाती थी। तो हमें वहां पर मॉर्निंग में 5 बजे उठना होता था। मॉर्निंग में 5 बजे उठकर हम लोग 3 किलोमीटर की रनिंग करते थे। 3 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक होता था। उसके बाद हम वापस आकर ड्रिल परेड में ड्रिलिंग करते थे। वहां पर परेड करने के बाद 1 घंटे की परेड होती थी। वो काफी मुश्किल टाइम होता था, धूप में पसीने से लथपथ हमें परेड करनी होती थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद हमें 1 घंटे का फिर ब्रेक मिलता था और उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती थी। तो क्लासेस में हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस और उसके रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज को समझाया जाता था। इसके अलावा इस रूल्स एंड पॉलिसीज को बताते थे और जो एक्चुअल वर्क होता था उनके बारे में भी हमें क्लासेस में समझाया जाता था। तो इस तरह से हमारी ट्रेनिंग के तीन तीन पार्ट थे। इसके अलावा अगर बात करें शाम में, तो शाम में हम लोग का गेम पीरियड भी होता था। वहां पर गेम पीरियड में भी आपको आना कंपलसरी होता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस को देखते हुए वहां भी हम लोग को 2 घंटे गेम पीरियड में आना होता था शाम में। वहां पर हम लोग वॉलीबॉल, क्रिकेट और कई सारे गेम्स खेल सकते थे। तो ये चारों पार्ट हमारे ट्रेनिंग के पार्ट थे, जिन्हें हम लोग को पूरे सिंसियरली करना पड़ता था। शिवम, जैसे कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने अभिषेक से बात किया था रिगार्डिंग बीआरओ, तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि जो बीआरओ है, क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है? आपको ऑफिस, जब आप ऑफिस आवर्स में रहते हैं तो क्या आप यूनिफॉर्म में रहते हैं? हाँ सर, इसमें 6 डेज वर्किंग में हमारे लिए 4 दिन जो है यूनिफॉर्म रहती है और 2 दिन हम कैजुअल ड्रेस पहन सकते हैं। वेंसडे और सैटरडे को हम लोग कैजुअल्स में रहते हैं और बाकी दिन यूनिफॉर्म में ही रहते हैं। आपको 4 डेज आपका यूनिफॉर्म है, 2 डेज फ्री है, आप सिविलियन कपड़ों में रह सकते हैं, राइट? सो आई होप कि जो लर्नर्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा कि बीआरओ एक यूनिफॉर्म वाला जॉब है, बट 2 दिन रिलैक्स है, आप 2 दिन सिविलियन ड्रेस में भी रह सकते हैं। शिवम जी, जैसा कि हमने बहुत सारे एस्पिरेंट से ये बहुत सारे एस्पिरेंट का ये अपना एक परसेप्शन होता है कि ईएससी इज वेरी टफ और इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सो डू यू हैव समथिंग टू शेयर विद द लर्नर? जहां तक मुझे पता है आपने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है। सर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि सारे ही एग्जाम अपने आप में टफ होते हैं, अपने आप में हार्ड टू क्रैक होते हैं। बट क्या है कि इन सब एग्जाम को हम, इन सब मुश्किलों को हम बीट कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से। और मैंने भी अपने हार्ड वर्क से ही इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, मेनली हार्ड वर्क ही किया था। उसके बाद अगर बात करें प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर प्लानिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको पहले ध्यान देना होगा कि आप गाइडेंस कहाँ से ले रहे हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और उसी के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस से। इसके अलावा अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर गाइडेंस, अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती है, कुछ बुक्स रेफर करना है, तो सिलेक्शन ऑफ बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी बुक सिलेक्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हमेशा स्टैंडर्ड बुक ही रेफर करना चाहिए, जिससे हमें ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है और हम उसे यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो बुक को रेफर करना, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, इन सबको अच्छे से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरी यही राय है कि आप अच्छी बुक से पढ़ाई करें और उसी से ही एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। शिवम जी, अगर मैं बात करूं तो क्या आप हमारे लर्नर्स को ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का क्या रोल है आपकी प्रिपरेशन में? सर, जब हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं तो फिर उनसे हमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो हमने कभी अपनी नॉर्मल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं देखे होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, जिससे हमारा एरिया ऑफ नॉलेज काफी इंप्रूव होता है। और इसके अलावा बात करें तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो हमें क्लास में कवर नहीं होते हैं, हमारे नोट्स में कवर नहीं होते हैं, वो भी हमें वहां से मिल जाते हैं। और कई सारे एग्जाम फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक
प्रॉपर टाइम में आपको 1 मिनट का टाइम मिला हुआ है क्वेश्चन के लिए, तो 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर मिल जाती है टेस्ट सीरीज में कि कितने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम लिमिट है आपके पास। तो फिर अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उतना बाउंड नहीं रहता है कि 1 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम लिमिट में ही करना होता है। तो इस वजह से रियल रियल एग्जाम टाइम फीलिंग्स आती हैं आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। और बात करें अगर कब ज्वाइन करना चाहिए, तो फिर आपके जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते हैं तो वैसे वैसे आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और एक फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कवर करते हैं, आप उसको 10 दिन 15 दिन बाद जब भी आपको लगे कि ये सब्जेक्ट कवर हो गया, एक बार रिवीजन भी हो गया, आप उन टेस्ट को वापस से दे सकते हैं। और जब हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए तो लास्ट मंथ में या उससे 1.5 महीने पहले आप फुल सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हैं। इससे हमें कैलकुलेटर प्रैक्टिस, ऑनलाइन कैलकुलेटर प्रैक्टिस और विद इन टाइम लिमिट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सब हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें टेस्ट सीरीज से काफी फायदा होता है। शिवम जी, अगर हम बात करें कि जो बीआरओ का जॉब है, वो जॉब प्रोफाइल जैसे आपने बताया कि ये यहाँ इंडियन आर्मी में के तहत ही आता है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन दिस प्रोफाइल? सर, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था उस वक्त तो नॉलेज मुझे बुक से ही मिलती थी, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल पाती थी। लेकिन जब मैं एक्चुअल ग्राउंड पे आया, मैंने यहाँ वर्क करना शुरू किया, तो मुझे काफी डिफरेंस लगा उस थ्योरेटिकल नॉलेज और यहाँ की प्रैक्टिकल नॉलेज में। तो मुझे काफी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, लाइक उन चीजों को समझने में, ऑन ग्राउंड कैसे वर्क करते हैं, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं ऑन ग्राउंड। तो इस तरह से जो डिफरेंस होता है हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज का, वो काफी बैरियर बनता है आपका इस प्रोफाइल में। तो उसको आप धीरे धीरे लर्निंग करके सीखते हैं। और इसके बाद अगर बात करूँ तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आप नए आते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रूल्स और पॉलिसीज के बारे में, तो आप इनको धीरे धीरे पढ़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस आपको काफी प्रॉब्लम होती है। हर डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो इस डिपार्टमेंट की पॉलिसीज को जानने में, तो इस तरह से धीरे धीरे पॉलिसीज जानना, रूल्स जानना, उससे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसकी पोस्टिंग लोकेशन की, तो पोस्टिंग लोकेशन भी बॉर्डर्स पे होती हैं, रिमोट लोकेशन में होती हैं। तो कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, और भी कई सारे इश्यूज होते हैं। तो इन सब वजह से काफी प्रॉब्लम होती है इस प्रोफाइल में, लेकिन हम लोग इसको कवर अप कर लेते हैं अपने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके। और गवर्नमेंट भी हमें कई सारे प्रिविलेज देती है, जिसकी वजह से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है इस जॉब में आने के लिए। तो इस तरह से हम इसको प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेते हैं। इस बीआरओ के लिए कोई स्पेशल मेडिकल रिक्वायरमेंट है, लाइक आई साइट रिक्वायरमेंट क्या है? सर, आई साइट रिक्वायरमेंट नॉर्मल ही है बीआरओ के लिए, जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए ही है। बट इसमें क्या होता है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको एक कैटेगरी दे दी जाएगी, लो मेडिकल कैटेगरी। और फिर आपकी पोस्टिंग आपकी हमेशा पीस पोस्टिंग होगी, बट आपको थोड़ा प्रिविलेज नहीं मिल पाएंगे जो बाकी अदर एम्प्लॉयज को मिलते हैं। लाइक कुछ अलाउंस मिलते हैं आपको हार्ड एरिया में रहने के लिए, वो सब नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह की चीजें आती हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। तो फिजिकल फिटनेस काफी इंपॉर्टेंट है बीआरओ में। तो हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक रैपिड फायर राउंड होगा, जहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का वन लाइनर जवाब देना है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। So first question in the rapid fire round is, one feeling you would cherish in your entire life? माय रिजल्ट टाइम। उस वक्त जब मैं घर पर अपनी फैमिली के साथ था, रिजल्ट आया था, तो वो वक्त मुझे याद है, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त था। मैंने जब अपने पापा को बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गया हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। तो शायद मेरा रिजल्ट का दिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। Online versus offline education? सर, ऑनलाइन एजुकेशन इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन ऑफलाइन एजुकेशन, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आप लेक्चर्स को बार बार कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है, आप उस पर इजिली आप डाउट को सॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप रिमोट लोकेशन में हो, जहाँ पर आपका कॉलेज ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन,
तो वहां पर आप ऑनलाइन एजुकेशन से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन एजुकेशन। Toughest subject while preparing for ESE? सर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन मुझे काफी टफ लगता था और हाइड्रोलिक मशीनरी, लेकिन इन सबको मैंने अच्छे से पढ़ाई करके, और आपने ही सर मुझे हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाया था तो उसको पढ़ के काफी मुझे नॉलेज हो गई थी, चीजें काफी समझ में आने लगी थी, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करके चीजों को अच्छे से कवर कर लिया था। लेकिन उसमें मुझे ये दोनों ही सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लगते हैं। One word for ESE examination? सर मेटामॉर्फिकेशन इनटू डायमंड। अगर मैं बात करूं तो किसी भी अपने ब्राइट फ्यूचर और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए हमें ये जरूरी नहीं है कि हमारा पास्ट अच्छा होना चाहिए, और इसी का एग्जाम्पल है आईएएस एग्जाम। ईएसई एक ऐसा एग्जाम है जिससे जिससे हमें एक एस्पिरेंट से एक सोर्स ऑफ एस्पिरेशन बनने का मौका मिलता है। Your favorite memory on job? सर जब मैं ट्रेनिंग में था उस टाइम पर, जब मैंने 21 डेज की हार्ड ट्रेनिंग करी थी, तो उसके बाद जो 21st डे था जब मुझे रैंक लगाई गई थी, परेड करने के बाद रैंक लगाई गई थी, तो शायद वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, जब मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद जब रैंक लगाई जा रही थी, तो वो शायद मेरे लिए मेमोरेबल डे है आज तक का। शिवम अगर बात करूं तो जैसा आपने बोला कि ये जो आपका प्रोफाइल है ये काफी चैलेंजिंग है, तो जो आपको ट्रेनिंग के दौरान फिटनेस के लिए ट्रेन किया जाता है वो अभी आपने कंटिन्यू कर दिया है या अभी आपने छोड़ दिया है सर ट्रेनिंग? फिटनेस को मेंटेन, यस सर, सर फिटनेस को तो एक तो मेरी पर्सनल विल है कि मैं अपने आप को फिट रखूं, तो इस वजह से मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान देता हूं सर। मॉर्निंग में मैं वॉक करने जाता हूं, रनिंग भी करता हूं, और बाकी जॉब भी ऐसी है कि आपको फील्ड में जाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तो फिटनेस तो और अपने आप ही मेंटेन रहती है सर इस डिपार्टमेंट में, तो फिटनेस का कोई इशू नहीं आता सर। सो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ थे शिवम। शिवम का जो स्टोरी है वो उन सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है जिनको लगता है कि लैंग्वेज यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए एक बैरियर है या पुअर्टी यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए एक बैरियर है। सो आज के शिवम के इस साथ इस इंटरेक्शन से उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू शिवम फॉर बीइंग विद अस इन दिस इंटरव्यू सीरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।